नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न मुख्य विषय पर हम चर्चा आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा है सरकार के द्वारा जो योजनाएं घोषित होती हैं, कुछ योजनाएं उसमें से मुफ्त होती हैं और जिसके ऊपर इस समय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर एक दूसरे के ऊपर चल रहा है। उच्चतम न्यायालय के अंदर भी एक पीआईएल के द्वारा यह मामला विचाराधीन है और साथ ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी राजनीतिक दलों से इस बारे में उनके विचार मांगे गए हैं। एक पक्ष बताता है कि जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, जनता को फ्री योजनाएं उपलब्ध करा रहे हैं, या कोई हम ऐसी स्कीम ला रहे हैं इसमें जनता के हित पूरे होते हैं और उसमें हम जनता से कोई पैसा नहीं लेती सरकार। लेकिन कहीं एक दूसरा पक्ष ये आरोप लगाता है कि मुफ्त की रेवड़ियां हैं। यह सरकार पर जहां आर्थिक बोझ बढ़ाती है, वहीं लोगों को भी काम करने की जगह केवल उस मुफ्त की जो उसे योजनाओं के द्वारा सहायता मिल रही है, उसके द्वारा जीवन यापन कर रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप पर चल रहा है। कोई रेवड़ी कहता है, कोई जन कल्याणकारी योजना बताता है। तो इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आज आते हैं शिवन काकसर, जो कि पूर्व कुलपति रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के और बहुत सारे शैक्षिक कमेटी जुड़े हुए हैं। लगातार उनका जो गहरा अध्ययन है, अनुभव है सामाजिक समरस के प्रति और शिक्षा के प्रति, तो इस विषय पर बहुत विस्तार से हमारे साथ आज वो चर्चा करेंगे। इसके साथ हमारे साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र के स्थानीय संपादक रहे पुष्पेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जिनका बहुत ही गहरा अनुभव और बहुत ही गहरा अध्ययन लगातार पत्रकारिता क्षेत्र में होने के कारण सामाजिक सरोकार और अन्य जो राजनीतिक विषय हैं उन पर बड़ा उनका गहरा अध्ययन, गहरी पकड़ है। उनका मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके साथ पूर्व आईएएस अधिकारी रहे प्रभात कुमार राय जी हमारे साथ इस मंच पर हम जुड़े हुए हैं। उनका क्योंकि एक तो कार्यकाल जो उनका सरकारी अधिकारी के तौर पर कार्यकाल रहा है, उन्होंने बड़े नजदीक से सामाजिक समस्याओं को देखा है, सामाजिक सरोकारों को देखा है कि किस तरह से आम आदमी के जीवन से सरकार की योजनाएं जुड़ी रहती हैं, उनका क्या प्रभाव उन आम आदमी पर पड़ता है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे यहाँ प्रभात सर भी हैं। उनका भी मैं संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज की चर्चा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शिवन सर के पास चलता हूँ इस विषय को लेकर, और क्योंकि वो कुलपति रहे हैं, उन्होंने बड़े नजदीक से जो छात्रों की समस्या है उसको देखा है और उनके जो परिवेश है, जिस परिवेश से विभिन्न परिवेश से छात्राएं इस कॉलेज में आती हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका अध्ययन इस विषय पर रहा है कि किस तरह से सामाजिक चुनौतियां जो हैं, सामाजिक परिवेश के कारण वह किस तरह से उसे फेस करते हैं। और सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप की योजनाएं होती हैं कि जो लोगों की जो गरीब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसको सहायता पहुंचाने के लिए सरकार की योजनाएं होती हैं। लेकिन जिस तरह से वर्तमान में ये फ्री की रेवड़ी और जो जन कल्याण योजना का जो मुद्दा छाया हुआ है, चाहे न्यायालय के अंदर हो चाहे इलेक्शन कमीशन के अंदर हो, इस किस नजर से आप इस विषय को देखते हैं? क्या दृष्टिकोण है शिवन सर? धन्यवाद प्रशांत जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और बाकी हमारे साथ जुड़े हुए हमारी पैनल के वरिष्ठ लोगों को भी मेरा नमस्कार। ये मुद्दा सही में बड़ा विचारशील मुद्दा है, क्योंकि जिस चीज को हम लोगों को बांटते हैं या देते हैं, सरकार अपने किसी अपने पॉकेट से नहीं देती है। ये सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है लोगों से विकास के लिए, बाकी और चीजें करने के लिए, उससे ये दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, या किसी हद में कहिए कि कई योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें लोगों को कुछ सहायता मिल सके, उनको खाद्यान्न मिल सके, या उनको मुफ्त की बिजली मिल सके, या उनको मुफ्त का पानी मिल सके, या उनको मुफ्त का रहने का स्थान मिल सके। तो इसको मैं तीन पॉइंट से एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। नंबर 1, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज है कि आप आदमी को खिलाते रहेंगे तो उसको एक मानसिकता डिपेंडेंस की बन जाएगी। वो ये सोचेगा कि हाँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूं, वो मेरे को खिला रहा है, तो उससे मन में और उसके दृष्टिकोण में और उसके आचरण में एक गड़बड़ होता है। का जरूर ये प्रभाव पड़ता है कि उसको एक अपने लेवल पे, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से काम करने में वो उतनी समर्थता नहीं रहती है।
इसके विपरीत अगर आप किसी को कोई स्किल सिखाते हैं या कोई एजुकेशन के लिए लोन देते हैं या उनको कोई इंडस्ट्री बिठाने के लिए लोन देते हैं या उनको कोई आप ऐसा परीक्षण देते हैं, उनको एक ऐसा मौका देते हैं ताकि वो जिस चीज को आप उनको दे रहे हैं मुफ्त में, उसको लेके वो आगे अपना बढ़ सके, ताकि उनका वो जो समस्या है वो हमेशा के लिए उसका समाधान मिल जाए और वो अपना जीवन व्यापन अच्छी तरह से कर सके। तीसरा जो इसका पॉइंट है, जिस समय कोई विपदा आती है, कोई बहुत बड़ा संकट आता है सोसाइटी में, चाहे मैनमेड हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे कोई भी आपदा हो, उस समय जैसे कोविड के टाइम पे अगर लोगों के पास जॉब नहीं था, अगर उन लोगों के पास कहीं ये नहीं था, तो संसाधन नहीं थे, तो उनको उस समय खाद्यान्न पहुंचाना बहुत बड़ी राहत की बात थी, उनके लिए भी और पूरे समाज के लिए। क्योंकि हम खाना खाएं और कोई भूखा पेट रहे, वो एक किसी भी अच्छे डेमोक्रेटिक नेशन के लिए वो ठीक नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा विचार ये है कि अगर हम पॉलिटिक्स को जोड़ते हैं, मेरा है कहने का मतलब है, आप ये कहते हैं कि आप मेरे को मैं आपको मुफ्त की बिजली दूंगा, मैं आपको मुफ्त की सवारी कराऊंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मैं आपके लिए 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए दूंगा प्रति माह। तो ये जो है, ये इलेक्शन के लिए जो वादे किए जाते हैं, ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि आप एक तरीके से लोगों को एक प्रलोभन दे रहे हैं, उनको एक तरीके से घूस दे रहे हैं कि आप हमारे लिए वोट करो और हम आपको ये सुविधाएं देंगे। ना इसके 3 परिणाम हैं। नंबर 1 परिणाम ये है कि राजस्व वो कहां से आएगा, उसका वो कोई बखान नहीं करते हैं, उसका कोई एनालिसिस नहीं होती है, उसका कोई ये नहीं पता नहीं चलता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि जब ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो सही लोगों के पास पहुंचता है जिनको जरूरत है, या जिनकी ये आइडेंटिफाई करके उनको पहुंचाया गया है, या एक जनरल कैटेगरी को दिया जाता है। जब वो जनरल कैटेगरी का हो जाता है तो उसमें काफी चीजें लीकेज के काफी चांसेस होते हैं और उससे प्रॉब्लम और भी सोशल प्रॉब्लम भी होती हैं। और तीसरा जो मेरा ये है कि अगर उसी अमाउंट को, उसी राशि को अगर हम कहीं और किसी और तरीके से स्किल एनहांसमेंट के लिए उनको कोई फैक्ट्री के लिए या किसी कार्य के लिए दे दें, तब वो बहुत बेहतर है। मगर इस तरीके से इलेक्शन के समय पे ये अनाउंस करना वो गलत है। फिलहाल मैं इतना ही कह के अपना ये करता हूँ, आगे बाकी लोगों से उम्मीद करता हूँ वो और भी रोशनी डालेंगे, नए नए पॉइंट्स लाएं। जी 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 बहुत विस्तृत तरीके से आपने बताया कि जन कल्याणकारी योजनाएं और किस तरह से होनी चाहिए, और सरकार के ऊपर राजस्व का बोझ लगातार पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने बड़ी मुख्य बात एक साथ में कही थी कि स्किल बढ़ाने की तरफ अगर ध्यान दिया जाए और अगर लोगों को स्किल के तौर पर सक्षम करा जाए तो इस तरह की योजनाएं कहीं ना कहीं अंकुश भी लगेगा और उनका बेहतर भविष्य भी हो सकता है लोगों का। तो इसी कड़ी में पुष्पेंद्र शर्मा जी के पास जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में पढ़ा, उनका लंबा अनुभव है और लगातार ऐसे जो विषय हैं उन्होंने अपने समाचार पत्र के माध्यम से कई बार रेखांकित भी किए हैं, उठाए भी हैं कि सरकार किस तरह से योजनाएं तो लाती है और देखा यह जाता है कि सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ता है और कर्ज लगातार बढ़ता जाता है। साथ ही कई बार जो लोग होते हैं उन्हें तो मिलता है, लेकिन साथ में जो उनकी आवश्यकता नहीं है वो भी उन योजनाओं को लाभ उठाते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में पुष्पेंद्र शर्मा जी, क्या आपका विचार है, क्या दृष्टिकोण है? जिस तरह से रेवड़ी गज्जक का एक लंबा इस समय आरोप चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर लेकर कि हमारी योजनाएं रेवड़ी हैं, तुम्हारी योजना क्या गज्जक हैं, ये क्या आप इसके अंदर देखते हैं अंतर? पुष्पेंद्र शर्मा जी। प्रशांत जी नमस्कार, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आज इस पैनल पे बुलाया, और धन्यवाद इसलिए कि आपने प्रोफेसर काक साहब से आज हमारी मुलाकात करा दी। प्रभात जी और मनविंदर जी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। काक साहब ने बहुत विस्तार से बातें कही हैं, पर मैं अपनी बात थोड़ा अलग तरीके से शुरू करना चाहूँगा। एक बार जंगल में चुनाव थे तो शेर ने ऐलान किया कि भाई सबको जो है मुफ्त कंबल दिया जाएगा। जी जी। सब बड़े खुश हुए। तो एक भेड़ के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये हमें भी कंबल मिलेगा? उसने कहा हाँ मिलेगा। उसने माँ तो वो तो ठीक है, पर माँ ये इसकी
ऊन कहाँ से लाएगा, तब उनको जो है झटका लगा कि भैया बाल तो तेरे ही कटेंगे। तो यही बात है फ्रीबीज का और रेवड़ियों का, कि जब ये रेवड़ियां बटती हैं जिन्हें हम फ्रीबीज कहते हैं, तो जाती तो आपके और मेरी जेब से ही है ना। टैक्स पेयर्स जो है उन्हीं की जेब से जाता है, जैसे काक साहब ने अभी कहा था। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि ये, जहां तक मुझे याद है, आगे काक साहब या प्रभात जी इसमें करेक्शन करेंगे, इसकी शुरुआत हुई थी एनटी रामा राव ने की थी, जहां तक मुझे याद है। फिर इस मॉडल को अपनाया तमिलनाडु ने, जयललिता, वहां पे बहुत फ्रीबीज बटने लगी। इधर अखिलेश जी ने भी लैपटॉप 2012 में यूपी में इसकी मतलब खुलेआम शुरुआत की। और हालिया चर्चा में ये तब आया जब अरविंद केजरीवाल, ये आपकी सरकार आई, जिसको एक वैकल्पिक राजनीति का द्योतक माना गया था, जब आपका उदय हुआ कि ये एक वैकल्पिक राजनीति देश में पेश करेंगे, उसका मॉडल। लेकिन ये फ्री बीज पर जाकर अटक गए और उसके सारे पॉपुलर भी होने लगे, लोकप्रियता भी इन्होंने हासिल करी। लोकप्रिय होने का ये शायद शॉर्टकट है। काक साहब मेरी बात को बाद में सपोर्ट करेंगे कि आप ये तो देख नहीं रहे कि पंजाब पे कर्जा कितना है, आपने फ्री बीज और सब अनाउंस कर दी, भाई उसकी पंजाब की इकॉनमी कैसे चलेगी। ठीक है, दिल्ली में आपने बिजली पे सब्सिडी दी जो शक के दायरे में है। ये बातें हुई हाल फिलहाल की। अब आते हैं इसके कानूनी पहलू पर। सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने इस मुद्दे पर लगभग हाथ खड़े कर लिए हैं, क्योंकि वो ये डिफाइन नहीं कर पा रहे कि भाई किसे हम फ्री बी माने और किसे जरूरत में, क्योंकि जो हमारे राज्य की कल्पना है वो एक कल्याणकारी राज्य की बात है। अब कल्याणकारी राज्य में कोई भूखा ना रहे, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी कतई नहीं है कि उसे स्कूटी भी दे और लैपटॉप भी दे और सारी चीजें दे। जो जरूरत की चीजें हैं वहां तक इसे महदूद रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने और इसी ने, इलेक्शन कमीशन ने, ये गेंद फिर से राजनीतिक दलों के पालों में डाल दी है। हालांकि एक चीज बहुत अच्छी हुई है, और उसमें यह कहा गया है कि अब से जो भी चुनावी घोषणा पत्र अगर कोई फ्रीबीज देता है तो वो उसके लिए रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करेगा वो दल, और कैसे करेगा, इसकी डिमांड होने लगी है। और शायद ये बाध्यता हो जाएगी कि इसको डिक्लेयर करना जरूरी होगा कि अगर आप ये फ्री में देंगे तो इसकी व्यवस्था राजस्व की कैसे कैसे उसको करेंगे। ये एक अच्छा संकेत है और देश में एक अच्छी बहस शुरू हुई है। जब ये बहस होती है और इस तरह से होती है तो उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं। अब जैसे काक सर भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े हुए, उसमें उन्होंने सुझाव दिए, AICT में एडवाइजरी में है, सब जगह देते हैं। तो जब इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स मिलते हैं तो कोई रास्ता भी निकलता है। तो मुझे, क्योंकि मैं बड़ा सकारात्मक रूप से सोचता हूँ, तो देखता हूँ कि एक समय आता है हर एक चीज का, और शायद वो क्लाइमैक्स हो गया है। अब वो समय आ गया है कि इस पर चर्चा शुरू हो गई है, तो कोई ना कोई समाधान या कोई प्रतिबंध या एक मर्यादा रेखा खींचेगी, है ना, जो जहाँ पे डिफाइन हो जाएगा कि भाई इससे ज्यादा नहीं, या ये कल्याण की चीज है और ये कल्याणकारी नहीं बल्कि प्रलोभन या घूस है। तो जिस दिन ये डिक्लेयर हो जाएगा उस दिन अच्छा रहेगा। पर इसके लिए जनता भी थोड़ी सी, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम लोग उस प्रलोभन में आते हैं, शिकार बनते हैं मतदाता, और वो फिर वैसा वोटिंग पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए कोई बड़ी स्वस्थ परंपरा नहीं है। इट्स नॉट ए हेल्दी प्रैक्टिस। तो हम लोगों को खुद भी, मतदाताओं को इसके लिए जागरूक करना चाहिए। और मैंने अखबार में रहते हुए ऐसे आंदोलन हमने चलाए भी कि आप राजनीति करें और राजनीति मेरा हक, ये सब हमने करा, कोशिश करी, कहीं कहीं उसमें कामयाबी मिली। पर शायद इसके लिए बहुत लंबे और सतत निरंतर प्रयासों की जरूरत है। पर अच्छी बात यही है कि संकेत मिलने लगे हैं कि देश में इसके लिए जागरूकता आ रही है और कुछ ना कुछ समाधान इसका निकलेगा। बाकी काक साहब साथ हैं, प्रभात जी हैं, मनिंदर जी हैं, वो भी लोग अपने विचार देंगे, पर मेरे विचार ऐसे ही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ा गंभीर विषय है और मैं प्रभात सर के पास जाता हूँ इसी विषय को लेकर। जैसे कि आपने देखा कि पुष्पेंद्र शर्मा जी ने कहा कि इस तरह के जो विषय रहते हैं निश्चित रूप से सरकारों को कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। और क्योंकि आप एक अधिकारी के तौर पर आपने कार्य किया, IAS अधिकारी रहे हैं आप, और जनता से आपका जुड़ाव रहा है, सीधा संवाद भी रहा है। तो जैसे कि जो रेवेन्यू की बात आई कि सरकार पर बोझ पड़ता है, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करती है, किस तरह से इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करती है। तो यह जब जो सरकार की नीतियाँ हैं कि वास्तव में क्या योजनाएं फ्री देना ही सरकार की नियति बन चुकी है, अपने वोट बैंक के लिए भी और दूसरे राजनीतिक कारणों के लिए भी। क्या मतलब ऐसा क्या आवश्यक हो गया राजनीतिक दलों के लिए? सभी राजनीतिक दल इस मामले में एक जैसे दिखाई देते हैं। बस अंतर इतना है
कि मैं जो योजना ला रहा हूँ वो अच्छी है, दूसरा जो योजना ला रहा है वो फ्री की रेवड़ी है। आप क्या सोचते हैं प्रभात कुमार राय जी इस बारे में? जी हाँ प्रशांत जी, बहुत ही आपका उच्च कोटि का पैनल है। हमारे वाइस चांसलर रहे मेरठ विश्वविद्यालय के, जिसे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट हैं काक साहब, और एक बहुत बड़े एडिटर आपके साथ बैठे हैं पुष्पेंद्र जी, एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं आपके यहाँ मनमिंदर जी। तो ऐसा शानदार ही आपका पैनल है इस बार इस बहुत गंभीर सवाल पर। सवाल यह है कि ये जो मुल्क है ना, ये बेहद गुर्बत का शिकार मुल्क है। आधे से ज्यादा आबादियां बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी रहती है, ये इस बार सिद्ध हो गया। 80 करोड़ आदमियों को भोजन देने के लिए सरकार को फ्री राशन बांटना पड़ा। आवाज नहीं आ रही आपकी? इसी विषय को लेकर मनमिंदर जी के पास चलते हैं, प्रभात सर जुड़ जाएंगे बीच में भी। और जैसा कि आपने मनमिंदर जी सुना कि हमारे जो वरिष्ठ पैनल है उन्होंने किस तरह से विषय को रखा कि जो फ्री की चीज़ है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जैसे कि बिजली का है, पानी का है, और जैसे तमिलनाडु का और साउथ का उदाहरण दिया पुष्पेंद्र शर्मा जी ने कि वहाँ तो ऐसी योजनाओं की बाढ़ सी आ गई थी, और जयललिता जी के टाइम में तो हमने देखा कि हर चीज़ मतलब घरेलू सामान के साथ साथ बहुत सारी अन्य योजनाएं फ्री का उसमें तमगा लगा दिया गया था, और जयललिता को उसका राजनीतिक फायदा मिला, सत्ता में भी आई, मतलब साड़ी तक भी, सिलाई मशीन भी खूब ऐसे बांटी गई थी फ्री के तौर पर। तो आप इसका क्या नजरिया इस विषय पर कि फ्री की योजना कितनी सार्थकता है समाज के लिए या आम आदमी के लिए? क्या आपका दृष्टिकोण है इस बारे में मनमिंदर जी? प्रशांत जी, शुक्रिया आपका मुझे बोलने का वक्त देने के लिए। आज का पैनल वाकई में बहुत शानदार है। मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में ये महसूस किया कि बहुत बार ऐसा होता था कि हम कुछ ऐसे लोगों के पास जाते थे स्टोरी के लिए, वो बोलने से पहले ही कह देते थे कि हमको मिलेगा क्या। अब हमारे सामने बड़ी समस्या आ जाती थी कि हम इन्हें क्या दें, हम तो स्टोरी करने आए हैं, और हम यही दे सकते हैं कि इनका कल को फोटो छपेगा अखबार में और इनकी बात छपेगी, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं होता था। वो लोग ये कहते थे कि हमें आप कुछ दे के जाओ, और कई बार फिर उनको उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें देना भी पड़ता था। तो ये वो लोग हैं जो बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो राजनीतिक दल है उनके वोटर्स हैं। अब ऐसे में अगर, जैसा कि मैंने बताया कि उनका माइंडसेट ऐसा है, तो उनको अगर कोई सुविधा की बात कोई पार्टी करती है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये पार्टी इसको पता होता है कि हम अगर कुछ देंगे तो वोट हमारा पक्का है। अब वो बात अलग है कि वो पैसा कहाँ से आएगा। ऑब्वियसली वो पैसा हमारी ही जेब से जाता है, जैसा कि कॉक साहब ने बोला। तो इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि मतदाता ये तय करता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। लोकतंत्र में असली ताकत भी मतदाता के पास है। पुष्पेंद्र जी जानते हैं, हम लोग बहुत प्रोग्राम्स करते थे, आओ राजनीति करें, तमाम सारी चीजें। उस समय हमने ये सब सीखा कि मतलब असली जो ताकत है वो मतदाता के पास है, और मुफ्त की जो सुविधाएं हैं वो जो स्थिति पैदा करती है, ऑब्वियसली उससे राज्य हो या देश हो, उसकी आर्थिक सेहत तो बिगड़ती ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि इन सब मामलों में दखल कौन देगा। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने का काम किया है, तो वो भी अपने आप को ये एक बार देख रहा है, परख रहा है कि वो कितनी हद तक इस मामले में दखल देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पहले हम लोग ये सोचें कि पार्टीज जो हमें लालच दे रही है, अच्छा पार्टी का जो टारगेट होता है वो आप देखिए कि कौन से लोग होते हैं। हमें आपको कभी लैपटॉप या साइकिल या मतलब आई डोंट नो मतलब क्या क्या चीजें वो देते हैं। हम जितने लोग यहाँ पैनल में हैं, कभी किसी को कोई चीज मिली? शायद से नहीं। तो जो तबका इसका टारगेट होता है, जिनको वो चीजें दी जाती हैं, तो वास्तव में वो लोग उसके लिए बहुत ज्यादा अवेटेड चीजें होती हैं। वो उनको इंतजार होता है कि चुनाव आएगा तो हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा। ये एक उनकी सोच हो चुकी है। दरअसल ये सोच मतदाता की सोच है ना, तो इस सोच को बदलना होगा।
ना कि मतलब सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे कि पार्टी इस पे कुछ उनको दे या ना दे। मेरा ये सोचना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पार्टी को सोचना पड़ेगा कि हम क्या योजना किस तरह से दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। और मानव स्वभाव है कि वो, जैसा कि आपने बताया कि जब भी हम कहीं रिपोर्टिंग के लिए जाते थे तो लोग कहते थे हमें क्या मिलेगा, तो ये मानव स्वभाव है। कहीं ना कहीं उसका एक लालच कह लीजिए या उसकी ज़रूरतें कह लीजिए, वह उसे मजबूर करता है कि वह सरकार से और प्रशासन से, व्यवस्था से वह उम्मीद करे कि हमारे लिए कुछ ना कुछ वो वेलफेयर स्कीम लाते रहें। इसी विषय को मैं शिवन सर के पास लेकर चलता हूँ पुणे, और आपसे वही पूछता हूँ कि जैसे कि 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने की बात लगातार कही जाती रही है सरकार के द्वारा, और कोरोना काल से लगातार यह योजनाएं, ये होता है कि 3 महीने और एक्सटेंड हो गई, 4 महीने और एक्सटेंड हो गई, और फिर कोई ना कोई चुनाव भी नजदीक आ जाता है, वो लगातार योजना ये बढ़ रही है। तो वाकई में चलो कोरोना काल तो मान लेते हैं कि उस योजना की आवश्यकता थी, क्योंकि लोगों की जो आर्थिक समस्याएं सामने थी, काम बंद हो गया था, नौकरियां छूट गई थी। तो लेकिन ये योजना लगातार जो उसका बढ़ता जा रहा है दायरा, वह सरकार पर निश्चित रूप से आर्थिक बोझ बढ़ा रहा है। उसके बाद भी सरकार इसे कंटिन्यू कर रही है। इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण ही है कि राजनीतिक फायदे के तहत ये हो रहा है, और जैसा कि वेलफेयर स्टेट होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरह से उसका राजनीतिक फायदा सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, वही आरोप विपक्षी पार्टी लगाती है कि आपकी योजनाएं आप कर रहे हैं तो वो सरकार, आपको राजनीतिक फायदा मिल रहा, हम करते हैं तो हमारे लिए वो, आप कहते हैं ये नुकसान वाली स्थिति देश के लिए। आपका क्या नजरिया शिवन सर इस बारे में? देखिए, बहुत अच्छा लगा जो आपका पैनल है, उन्होंने चारों जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आम जनता है, जो वोटर है, जो पॉलिटिशियन हैं जो वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या इलेक्शन कमीशन है या है, चारों चीजों को अगर हम देखें, और सबसे बड़ी बात कि अगर हम इस चीज का संज्ञान लें कि जब हम वोटर को ये बताते हैं कि आपको हम ये चीज देंगे, आप हमको वोट दीजिए, तो उस चीज में जो अब बहुत अच्छा पुष्पेंद्र जी ने बताया कि अब कम से कम ये आने लगा है कि भाई आप ये बताओ कि इसका पैसा कहाँ से आएगा, इसका राजस्व कहाँ से मिलेगा। तो ये एक बदलाव का सूचक है। साथ में हम एक चीज और, ये जैसे मनरेगा स्कीम थी, मनरेगा स्कीम में आप ये कहते हैं कि आपको एक मिनिमम वर्क टाइम मिलेगा, आपको एक 100 दिन का या 200 दिन का अगर हम ये देते हैं तो आपको इतना इतना मुआवजा मिलेगा। तो उसमें श्रम और जो उसको पैसा मिलता है उसका एक अच्छा लिंक है। उसी तरीके से अगर पार्टीज, जो भी पार्टी इलेक्शन के लिए जाती है, क्योंकि भारतवर्ष में अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई इलेक्शन तो चलता रहता है, तो इसलिए ये सब चीजें तब तक रुकेंगी नहीं जब तक हम ये क्लियर न कर दें, या मतलब कोई ऐसा पार्टीज आपस में करें, चाहे पोल प्रॉमिस हो, चाहे वो बाकी कोई सुविधा हो, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज एक इस पे नतीजे पे न पहुंचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें इसलिए दखल नहीं देने की कोशिश करता है क्योंकि वो कोई ऐसा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम नहीं देख रहा है। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनली आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लीगली उसको आप रोक नहीं सकते हैं, मगर आप एक सोशल वैल्यू से, आप एक फाइनेंशियल सिस्टम से, और एक जो कंटिन्यूअस साइकिल है प्रोडक्टिविटी का और राजस्व का, जो प्रोडक्टिविटी साइकिल है, आउटकम साइकिल है, उसको अगर आप देखेंगे, उसका अगर आप संज्ञान लेंगे, तब ये प्रॉब्लम कर रहा है। हमारे पुष्पेंद्र जी ने बहुत अच्छा कहा कि इसकी परंपरा एनटी रामा राव जी ने की थी। शायद एनटी रामा राव जी ने भी उससे पहले, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब कामराज साहब ने शुरू किया था एक्चुअली इसको, तो कामराज साहब ने भी, मगर उस समय की बात और आज की बात में बहुत बहुत अंतर है। मनविंदर जी ने बहुत सुंदर ये दिया कि आप लोगों को साइकिल बांट रहे हैं, सिलाई मशीन बांट रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं, या उनको और कुछ दे रहे हैं, तो उस चीज का उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग आपके लिए वोट ला रहा है, मगर वो क्या उसका मतलब
प्रोडक्टिविटी भारतवर्ष के लिए या देश के लिए उसका प्रोडक्टिव आउटकम क्या है। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा हूं कि जैसे मनरेगा प्रोग्राम है, दैट इज अ मच बेटर वे टू इंक्लूड पीपल जो मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन है। जैसे प्रभात जी ने कहा कि इस देश में काफी लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है और उनको वेलफेयर स्टेट के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, मगर वो देने का जो सवाल है वो इस चीज से लिंक होना चाहिए कि आप उसके लिए क्या श्रम करेंगे, आप उसके लिए क्या इनपुट देंगे, उसके लिए प्रोडक्टिविटी क्या बनेगी। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे मनरेगा रहा हो चाहे कोई भी चीज रही हो, अगर उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता है, कोई चीज ऐसी नहीं बनती है जो कि पूरे देश के लिए एक ये बने, प्रोडक्टिव साधन बने, तब तक वो खराब है। एक अभी आपने देखा होगा, एक आजकल एडवर्टीजमेंट चल रहा है केसीआर की तरफ से कि हम 10 लाख रुपया वो दे रहे हैं दलित लोगों को, और उनका कहना है कि मैंने 400 करोड़ बांटे हैं 40,000 लोगों को और उन्होंने फैक्ट्री शुरू की है इस 10 लाख रुपए से। कुछ ने अपना खेती का काम किया है या कोई इंडस्ट्री लगाई है। तो वो एक चीज है जो कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, मगर उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब वो आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा लिस्ट नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इसको इस बेसिस पे ही दिया जाएगा और उसमें एक सबके जो एप्लीकेशन है उसको सॉर्ट आउट करके जो डिमांड है वो मीट आउट कर दे। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक आप बहुत ही थिन लेयर है जिससे कि न तो जो पाने वाला है उसको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, मगर क्योंकि बहुत लोगों को मिल रहा है इसलिए उसका राजस्व का लीकेज बहुत बड़ा है और उससे बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है पूरे देश पे। अभी ये कहा जा रहा है कि 7 लाख करोड़ का ऋण है राज्यों के ऊपर और अपने देश का सेंट्रल गवर्नमेंट का भी के ऊपर भी काफी बड़ा ऋण है। तो इस ऋण को अगर आप इतना बढ़ाएंगे ताकि तो आप कहीं श्रीलंका की तरफ नहीं जा रहे हैं, इसको भी ख्याल में रखना पड़ेगा हर पॉलिटिकल पार्टी को। और मनमिंदर जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो वो कहता है इसमें हम मेरे लिए क्या रखा है, तो मेरे लिए क्या रखा की सोच जो है वो एक बड़ी ये है। हमारे बाकी पैनल लोगों ने भी यही कहा कि हमारे को अपनी सोच बदलनी होगी और तभी ये रुकेगा। थैंक यू। जी जी, बहुत सटीक आपने विश्लेषण कर ये बताया है कि वर्तमान स्थिति में राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि देश के लिए कौन सी योजना ज़्यादा बेहतर है जिससे कि आर्थिक संसाधन पर बोझ ना पड़े देश के। और इसी प्रश्न को मैं प्रभात राय से का पास चलता हूँ क्योंकि बार बार कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही, तो पहले मैं उनके पास आता हूँ कि प्रभात राय जी, क्योंकि आप अधिकारी के तौर पर आपने ऐसे सुदूर जगह काम किया जहाँ पे आर्थिक विषमताएं बहुत थी और आपने उसको बड़ा नज़दीक से देखा है। और अब तो खैर समय काफ़ी परिवर्तन हो चुका है, आर्थिक तरक्की भी देश की काफ़ी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी एक वर्ग देश में अंदर आज भी ऐसा है जो कि आर्थिक संसाधनों के अभाव में मुश्किल से उसका जीवन यापन है। तो ऐसी कड़ी में आप क्या सोचते हैं जो योजनाएं हैं, फ्री वाली योजनाएं स्कीम है सरकार के द्वारा जो दी जाती हैं लोगों के, उसमें क्योंकि कुछ वर्ग, एक वक्त तो मान सकते हैं एक वर्ग के लिए आवश्यक है आज भी, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग जो उस चीज़ को जिसकी आवश्यकता नहीं वो भी उसका फायदा उठा रहा है। और हमने देखा है कई बार सरकार, अभी बीच में भी हमने कुछ योजनाओं को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं कि जिन लोगों ने गलत सर्टिफिकेट देखे, गलत कागज जमा करके उन स्कीमों का फायदा उठाया, उनसे रिकवरी की जाएगी। तो आपका दृष्टिकोण क्या है एक अधिकारी होने के नाते, क्योंकि आपने बड़े नजदीक से इन चीजों को देखा है, आप क्या सोचते हैं प्रभात राय जी? जी हाँ, मैं जैसे पहले बीच में लिंक टूट गया हो कई कारणों से, तो अब वो जुड़ा है। देखिए बीच में ना टूट गया, हम कोशिश करते हैं। तो हुआ ये है कि जो देश की विषमता है ना, वो सारी राड़ की जड़ है। आप जरा शिक्षा में विषमता देखिए, एक तरफ तो हमारे पास 5 स्टार स्कूल्स हैं, एक तरफ हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं। 5 करोड़, आप जानते हैं चाइल्ड लेबर कितना बड़ा है। तो ये जो सब्सिडी है ना, ये दान है एक तरह का। सवालों को तो एड्रेस कर नहीं सकती, ये एक सी शिक्षा नहीं ला पाई। कैसा सोशलिज्म है? संविधान में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, सेकुलर सोशलिस्ट इंडिया। सोशलिज्म का तो पहला कदम ही है कि एक सी समान शिक्षा हो। प्रधानमंत्री का बेटा भी उसी विद्यालय में पढ़े जिस विद्यालय में चपरासी का बेटा पढ़ता है। तो हमारे यहाँ सारा झगड़ा तो शिक्षा से शुरू हुआ। स्किल बने कहाँ से? जिससे अभी काक साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि स्किल्ड बना दीजिए। आप
मछली दान क्यों देते हैं? मछली पकड़ना सिखाइए ना। हम मछली पकड़ना तो सिखा नहीं रहे, मछली दे देकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियां। इसमें सब शामिल हैं, मैं किसी का एक का नाम नहीं ले रहा हूं, कहीं से भी शुरुआत हुई और कहीं भी अंत हुआ हो, लेकिन ये मानसिकता सब पार्टियों के अंदर आ चुकी है, चाहे वो जो है सत्ता नशीन पार्टी हो या विपक्ष की पार्टियां हो, वो शॉर्टकट बनाती हैं। मूल बात तो देखिए, शाहिर ने एक पद लिखा था कि दान का चर्चा क्या क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। तो दिक्कत यह है कि दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे। तो लूट की जो दौलत है उसको थोड़ा सा दान दे दीजिए। बहुत लूट की दौलत है पार्टियों के पास, विदेशी बैंकों में बहुत बड़ा पैसा जमा है, आप जानते हैं लाखों करोड़ रुपया वापस आ रहा था, नहीं आया। और किस पार्टी का नहीं है? जो भी बड़ी पार्टियां हैं जो सत्ता नशीन रही हैं देश में, सबके पास अपार दौलत है और उनके नेताओं के पास अपार दौलत है। सिर्फ पूंजीपतियों के पास अपार दौलत नहीं है, देश में ब्यूरोक्रेट्स के पास अपार दौलत निकलती है। आप जानते हैं ना, किसी ब्यूरोक्रेट को, जो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट है, छापा मारी है, आप जानते हैं कितने नाम उत्तर प्रदेश में ही आप जानते हैं। तो ये दौलत चंद हाथों में सिमट गई है, और चंद हाथों में एक वर्ग विशेष में जब दौलत हो जाती है तो भी थोड़ा सा कहते हैं ना पर्कोलेट पॉलिसी, कुछ नहीं है ये, पर्कोलेशन नहीं है। कहते हैं ना पर्कोलेट, अमीर जब अमीर बनेगा थोड़ा पर्कोलेट होगा, थोड़ा गरीब को भी मिल जाएगा। गरीब का हक दीजिए ना उसको, आप हक देना नहीं चाहते उसको, संविधान का पालन नहीं करना चाहते, वैसे संविधान का ढोल पीट रहे हैं अभी मुल्क के अंदर। संविधान तो सबसे पहले सोशलिज्म की बात करता है, कहाँ है सोशलिज्म? एक कदम नहीं उठा पाए आप सोशलिज्म की तरफ। आप ऐसे ही ना टुकड़े बांट कर भीग के जो है अपना काम चला रहे हैं किसी तरह आप, और इसी तरह आप चलाते भी रहेंगे। अभी बहुत वक्त है आपके पास चलाने के लिए। तो जिस देश के 30 करोड़ बच्चों में 5 करोड़ स्कूल नहीं जाते आज भी, कितनी शर्मनाक स्थिति हमारे देश के सामने है। अब सब बच्चे एक से नहीं है इस मुल्क के, और सब बच्चे एक सा अवसर नहीं मिल रहा उनको। गांव के बच्चों को देखिए क्या हालत है उनकी, कुछ अमीरों के बच्चों को देखिए कहाँ पढ़ रहे हैं वो। तो जड़ में ही देखिए ना कितनी विषमताएं। कौन सी सब्सिडी की बात कर रहे हैं? ये सब्सिडियां नहीं है, ये धोखा है, ये सिर्फ आई वॉश है। ये आई वॉश है उन तमाम पार्टियों द्वारा जो पूरी तरह से पूंजीवाद और पूंजीपतियों के हाथों में खेलती हैं। वहीं से दौलत आती है, फिर लूटती है उस दौलत को, फिर उसको इलेक्शन में खर्च करती हैं, अपार दौलत। एक एक मीटिंग के अंदर आप जानते हैं कितना पैसा खर्च होता है, किसी बड़े लीडर की मीटिंग हो। आप अच्छी तरह जानते हैं, इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट बैठे हैं अब हमारे सामने, 3 तो बड़े जर्नलिस्ट ही हैं, एक पुष्पेंद्र जी क्या नहीं जानते, और प्रशांत कौशिक जी भी क्या नहीं जानते, और मनविंदर जी भी क्या नहीं जानती, और हमारे काक साहब तो इतने बड़े एजुकेशनिस्ट सबको पढ़ाते हैं। हम सत्य बोलें और हिम्मत के साथ सत्य बोलें कि ये दौलत जो है दौलत कुछ हाथों के अंदर है, और ये मुल्क की सारी समस्या की जड़ जो है ना वो गलत बंटवारा है दौलत का। जब तक गलत बंटवारा जारी रहेगा ये सब नाटक जारी रहेंगे, चाहे सब्सिडी के हो, लुभाने के हो, कि थोड़ा टुकड़ा डालिए वोट बटोरिए। क्या देखते कर्नाटक में था, मैं एक इलेक्शन में 2,000 रुपया इलेक्शन में मिला उन गरीबों को। वो हमारे यहाँ एक आती थी हमारे बेटे के यहाँ काम करने वाली, उसने बताया 2,000 रुपये देंगे, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, हर पार्टी दे रही है इस तरह पैसे बांट रही है इलेक्शन के अंदर, शराब बांट रही है। आप कौन सी सब्सिडी की बात कर रहे हैं? ये तो सब्सिडी तो फिर भी एक लीगल है भाई, चलिए बिजली पे दे दी उन्होंने, घपला हो गया, वो भी पकड़ा जाएगा कभी ना कभी। या आपने सब्सिडी दे दी, पढ़ाई के अंदर कोई सब्सिडी नहीं है, वो स्कूलों में कोई सब्सिडी नहीं है, गरीबों के स्कूल नष्ट हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं ये लोग। देखिए हम पढ़े सरकारी स्कूल में, पुष्पेंद्र जी भी पढ़े, अच्छी तरह जानते हैं। और सारी शिक्षा का तो कर रहे हैं आप जो है पूरा का पूरा जो है निजीकरण, जिन चीजों का निजीकरण होना चाहिए उनका नहीं कर रहे हैं, समझे नहीं आप? जो शिक्षा मूल चीज है, जो इंसान को इंसान बनाती है, जो इंसान को इंसान बनाती है, स्किल्ड बनाती है, मेहनत कश बनाती है। अब वो जमाने तो रहे नहीं कि साहब जो है कोई भी आदमी कोई भी मजदूरी कर ले। अब तो हर चीज के अंदर स्किल्ड लेबर है, वो आप बनाने नहीं चाहते। कोई बिजली के नाम पर, कोई किसी नाम पर, कोई जो राशन के नाम पर। तो मूल बात मुझे तो ये समझ में आती है, ये जो है ये स्टेट एक साजिश बन चुका है, ये पार्टियां एक साजिश बन चुकी हैं गरीब लोगों के खिलाफ। 100 करोड़ लोग गरीब हैं देश के, सिर्फ 20 करोड़ लोग संपन्न हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह 20 करोड़ आबादी संपन्न है सिर्फ इस देश की, सब जानते हैं। मिडिल क्लास आप जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा तो गुमराह वही है, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक वही है, सबसे ज्यादा जातिवादी वही है। तो आप जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो खेल खेल रहे हैं ना इस मुल्क में, उसमें एक सब्सिडी भी जोड़ दीजिए इसी धोखे में। तो ये सब धोखा है, सिर्फ धोखा है लोगों के लिए। कोई गांधी फिर जन्म ले, कोई सुभाष चंद्र बोस फिर पैदा हो, और कोई भगत सिंह इनको राह दिखाए तो शायद ये राह समझ जाए। अभी तो मेरे को कोई लीडरशिप नजर आ नहीं रही इस तरह की
ना इधर ना उधर, क्योंकि सब एक ही खेल खेल रहे हैं। वो आएंगे, वो भी बड़े बड़े वादा करते हैं, आप ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, कुछ नहीं करते। मालूम है, इधर से लूटा उधर बांट दिया, इधर से लूटा उधर दे दिया थोड़ा सा। तो इसलिए जो है मैंने तो साफ साफ बात कही, जो मैंने समझा है अभी तक सरकार के अंदर रहकर भी, सरकार के बाहर भी, एक जो लेखक के रूप में भी जो हम घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, गरीब लोगों से, वो गरीबों का हक जो है कुछ लोगों के पास हो गया, और गरीबों के हक के नाम पर कुछ भीख उन्हें दे दी जाती है, कुछ नहीं है इसके अलावा, कुछ नहीं। शुक्रिया। आपने बड़े स्पष्ट रूप से और बड़े प्रभावी से बात रखी, और इस विषय को जितना मजबूती से आपने रखा कि सब कुचर के पूरी एक व्यवस्था का ऐसा मामला घालमेल है कि वो जो गरीब है वो गरीबी है, और जो कुछ पूंजी देश की जो संसाधन है कुछ ही लोगों तक सीमित रह गए हैं। तो मैं पुष्पेंद्र जी के पास जाता हूँ कि जैसे आपने प्रभात राय को सुना कि उन्होंने बड़े दमदार तरीके से इस विषय को रखा और अपनी बातें रखी। आप क्या सोचते हैं, जैसे कि खाद्यान्न के ऊपर आते हैं, राशन एजेंसियों में जो खाद्यान्न वितरण हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने की बात कही जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो रसोई गैस का सिलेंडर वो 1000 रुपये पार कर चुका है। तो ये जो वो भी आम आदमी का उपयोग का एक बड़ा साधन है ईंधन का, घरेलू रसोई, और एक 500 रुपये की चर्चा में एक जगह कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि 400-500 का हमें खाद्यान्न मिल रहा है राशन एजेंसी से, लेकिन हमें उसको पकाने के लिए 1000 रुपये का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। तो ये जो डबल तरह की पॉलिसी है, दोहरे मापदंड वाली पॉलिसी है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और जो प्रभात राय जी ने कहा उस पर भी कुछ अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो पुष्पेंद्र शर्मा जी। प्रभात राय जी जैसा जोश उनमें है, उम्र को दरकिनार करते हुए वो जोश उन्होंने जाहिर किया, और टॉपिक का जो कैनवस था उसको और बड़ा कर दिया, उसको और विस्तार दे दिया आपकी वार्ता के विषय को, उन्वान को। कड़वी सच्चाई है तो है, उसे शब्दों में कैसे शब्द कहिए, थोड़े मीठे शब्द बोल दीजिए, चाशनी में घोल के, या प्रभात राय जी की तरह बोल दीजिए बेबाक होके। तो प्रभात राय जी ने एक तो इसका टॉपिक बड़ा कर दिया। अब जब तक बात आती है 80 करोड़ को राशन देने की, तो देखिए हर एक के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये कि बहुत अच्छा किया साहब, 80 करोड़ लोगों को जो है भूखे नहीं मरने दिया और राशन दे दिया, सब दे दिया। और दूसरी तरफ बात ये है कि आप तो करते हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, और देश में जो है यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को आपने पछाड़ दिया, और 80 करोड़ लोग आपके ऐसे हैं जो अपना खाना भी नहीं जुटा सकते। तो ये जो विरोधाभास है हमारे, ये जो कंट्राडिक्शंस हैं, और इसी तरह से जो प्रभात राय जी ने भी कहा, काक सर ने भी कहा, सबने बोला कि हम बड़े कंट्राडिक्शंस में जीते हैं। एक तरफ हम अपने को बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताते हैं, दूसरी तरफ शिक्षा की या राशन की बात करें तो राशन तक फ्री देना पड़ रहा है। एक स्विट्जरलैंड भी देश है जहाँ पे लोगों को कहा गया भाई आप सब्सिडी ले लें या ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ले लें, उन्होंने मना कर दिया। तो हमारे यहाँ तो इतने सारे विरोधाभास हैं कि जो मूलभूत जो फंडामेंटल्स हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो काक साहब ने भी जोर दिया, और जैसे प्रभात राय जी ने अपने शब्दों में कहा कि भाई आप स्किल को बढ़ावा दीजिए, और जो मनरेगा थी वो एक तरह से इसके लिए एक अच्छा मॉडल है ना, कि आप पैसा भी दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, और एक लिमिटेड पैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं दे रहे कि आप अंधाधुंध उसे गिफ्ट दे रहे हैं, उसे कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी तब वो पैसा मिलेगा। तो तरीका यही होना चाहिए स्टेट का कि आप कुछ करें और आपके जीवन यापन का ध्यान मैं रखूंगा, लेकिन आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये भावना हो, स्किल को तैयार किया जाए। कौशल विकास मिशन की क्या हालत हुई है कहने की जरूरत नहीं है, प्रभात राय जी ने बता ही दिया ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, दूसरों के बारे में, प्राइवेट स्कूल्स कहाँ हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या पोजीशन होती है, कैसे। हालांकि सुधार सब जगह हो रहा है। इसी तरह जो फ्रीबीज की बात हुई, मैं फिर वहीं पर जाऊंगा वापस कि सब में कम से कम जागृति तो आई, और ये टॉपिक चर्चा का विषय जो आपने किया इसीलिए बना ना कि इसमें देश में चर्चा हो रही है। तो हम अब ये कहने लगे साहब देखिए ऐसा होता है ना कि वही बात दोहरानी पड़ेगी कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। अगर हमने गलतियां करी हैं, लेकिन अगर हम अब सुधार की तरफ जा रहे हैं तो मैं तो इसे पॉजिटिव रूप में देखता हूँ ना। एक डिस्कशन शुरू हुआ है तो इसका कोई उपाय, कोई समाधान निकलेगा, मेरी तो यही उम्मीद है। और मुझे लगता है कि ये सही वक्त है। हर एक चीज़ का एक वक्त आता है, तब वो जाके चीज़ें सेटल होती हैं और ठीक होने लगती हैं। अब वो समय आ गया है, इस पर बहस शुरू हुई है तो कोई रास्ते भी निकलेंगे, और राजनीतिक दल और मतदाता दोनों शायद इस ओर जागरूक होंगे। हालांकि मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, लेकिन वो मतदाता है जो भ्रमित है,
है ना, उसके लिए एक मेरा वर्ड होगा कि वो भ्रमित है, उन्हें नहीं पता कि उनके वोट की ताकत क्या है। जब हम ये राजनीति करों का कैंपेन करते थे तो हमारा जोर ये होता था कि सब वोट डालने ज़रूर जाएं, और उसमें एक लाइन ये भी थी कि भाई एक चीज़ में आप मोदी, बाइडेन, ट्रंप ये सबके बराबर है। वो क्या अधिकार है? वो अधिकार है कि वो भी एक ही वोट डाल सकते हैं, आप भी एक ही वोट डाल सकते हैं। आपके वोट की भी कीमत वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट की कीमत है। जिस दिन मतदाता ये समझ जाएंगे, ये जागरूकता आएगी, तो ये समाधान अपने आप होने लगेगा। मुझे समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और काक सर और सबसे मिलवाया आपने प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच। जी जी, बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया, और वास्तव में जो आवश्यक होना चाहिए, सरकार की नीति किस तरह से होनी चाहिए, आपने बड़ा उस पर प्रकाश डाला। और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे मैं मनविंदर भिमबर जी के पास जाता हूँ, और मनविंदर जी ने जैसे सभी वक्ताओं को सुना, और सभी ने मूल बात वही कही कि जिससे मनरेगा की काक सर ने और पुष्पेंद्र जी ने कहा कि मनरेगा जैसी स्कीम जिसमें श्रम शक्ति लग रही है व्यक्ति की, तो ऐसी योजनाएं कहीं तर्कसंगत तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस तरह की योजनाओं को अगर सरकार आगे बढ़ाए, अन्य योजनाएं इस तरह की लाए जहाँ पे आदमी का श्रम लगे, कम से कम उसकी वैल्यू तो उसे मालूम पड़े जो उसे मिल रहा है, कि उसकी वैल्यू क्या है, उसका कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और जैसे अभी गुजरात चुनाव हाल ही में होने जा रहे हैं, और गुजरात हिमाचल चुनाव के लेकर जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां, और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम बार बार आता है फ्री की योजनाओं को लेकर, उनका पानी बिजली को लेकर इतना बड़े बड़े दावे गुजरात में भी किए जा रहे हैं, और पंजाब में उन्हें सफलता मिली इन ऐसे विषय पर। दिल्ली में तो लगातार वो 3 बार सरकार बना चुके हैं इन विषयों को लेकर। तो आपका क्या दृष्टिकोण है सरकार के द्वारा कि फ्री की योजनाओं को मतदाताओं के पास जाकर वो इतनी मजबूती से रखते हैं कि एक आम आदमी जो दूसरी समस्याएं हैं उसे भूलकर वह फ्री के जो योजनाओं का लुभावना जो प्रलोभन होता है उसमें वह आ जाता है, और अपने जो भी दल है किसी भी दल को वो वोट देता था जो लगता है उसे फ्री की योजना हमें ये दे सकती है। आपका क्या दृष्टिकोण है इस बारे में, आप क्या सोचती हैं मनविंदर जी? देखिए, मुफ्त उपहार यानी कि मतलब जो बनाम कल्याणकारी योजनाएं, इनको लेकर के अब बहस शुरू हो चुकी है, और शायद से इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। लेकिन जैसा कि मनरेगा को लेकर के कहा, मुझे ये बात बड़ी अपील करती है हमेशा कि आप किसी को वाकई में जब आप किसी को फ्री में कुछ देते हैं, जैसा कि अभी भी कोविड के बाद से अब तक एक तबके को फ्री राशन दिया जा रहा है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो उस राशन को ले करके उसको बेच देते हैं, और उसके बाद उस पैसे का वो क्या करते हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं, ये कोई देखने वाला नहीं है। आप किसी को राशन मत दीजिए, आप किसी को कोई सुविधा मत दीजिए, आप उसे फ्री एजुकेशन दीजिए ताकि उसका दिमाग खुले, और उससे कोई ना कोई काम जरूर करवाइए। जैसे कि मनरेगा की योजना है, आप उसे कुछ भी दीजिए, लेकिन उससे थोड़ा बहुत उससे काम जरूर करवाइए, अन्यथा मतलब वो हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो उन लोगों की जेब में जा रहा है, तो ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है। बहुत सारी बातें पैनल में सब लोगों ने कह दी हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई घोषणा करें तो आप ये देखिए कि कभी किसी ने ये कहा कि स्कूल में एजुकेशन फ्री हो जाएगी। स्कूल की एजुकेशन बच्चों को फ्री कीजिए, जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते उनको जबरदस्ती स्कूल में लेके जाइए। अभी भी बहुत सारे स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे अक्सर बात होती है, तो वो टीचर्स कहती हैं कि हमको सरकार इतनी बड़ी तनख्वाह दे रही है, स्कूल में बच्चे ही नहीं आते। और बच्चे क्यों आते हैं? बच्चे मिड डे मील के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं आते हैं। तो ये जो एक मतलब हम लालच दे रहे हैं फ्री की जो चीजें उनको दे करके, राशन दे करके, उनको मिड डे मील दे करके, तो इससे हम उनकी आदत ही खराब कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि इस अपने वोट के लिए आप एक बड़े तबके को जो है आलसी बना रहे हैं, उसमें गलत आदतें डाल रहे हैं, ये मेरी समझ से परे की बात है। और बाकी सब बातें प्रभात जी ने कही हैं, पुष्पेंद्र जी ने अपनी बात बहुत खूबसूरती से रखी, काक साहब ने भी इस बात पे जोर दिया कि एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन को हम जिस तरीके से हमारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए उस तरीके से आप देखिए कहीं वो जा रहे हैं क्या? कभी किसी नेता ने ये कहा है कि हम जो बच्चे स्कूल जाएंगे उनको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, ना कि उनको फ्री राशन दीजिए।
अभी तक कोविड के बाद से राशन सबको फ्री दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है भाई? आप एक इंसान को आलसी बना रहे हैं। तो इसको मतलब इन सब चीजों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरह से ये विषय आज चर्चा हमने की आप लोगों से और बहुत सारी बातें सामने आई और आप सभी ने बड़े विस्तृत रूप से इसका विश्लेषण किया और सार्थक विश्लेषण किया, ऐसा मैं मानता हूँ। और निश्चित रूप से यह जो आज मंच की हमारी जो डिबेट है, इसके भी असर कहीं ना कहीं समाज पर भी पड़ेगा। जो दर्शक देखेंगे उस पर भी उनके सकारात्मक विचार इसको विषय पर निश्चित रूप से सामने आएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस गंभीर चर्चा पर अपना बहुत ही सार्थक रूप से विश्लेषण करने के लिए मैं अपने जो वरिष्ठ पैनल हमारे साथ शिवन सर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। प्रभात सर का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पुष्पेंद्र शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मनविंदर भिम्बर जी, जिन्होंने बहुत ही सटीक विश्लेषण कर इस विषय को अंजाम तक पहुंचाया, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और पुनः अपने दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिवादन।